सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हम चालू करने वाले हैं कैपिटल गेन। तो चार्जिंग सेक्शन, कैपिटल गेन का जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन नंबर है 45। तो चार्जिंग सेक्शन क्या होता है कि कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कब एप्लीकेबल होता है। कैपिटल गेन के जो सारे प्रोविजन है वो जब हेड के इनकम निकालते हैं, अपन कैपिटल गेन हेड का जब इनकम निकालते हैं तो इनकम कब निकाला जाता है, कब ये कैपिटल गेन अराइज होता है, उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन है 45। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और गेन। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, अगर लॉस आया तो नेगेटिव आएगा, और प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रहा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट और गेन, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आ जाएगा और लॉस भी आ जाएगा। अब फ्रॉम द ट्रांसफर किए होना चाहिए। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन अपने को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि ट्रांसफर में क्या क्या आ सकता है, ये अपन पढ़ेंगे अभी। तो ट्रांसफर, तो प्रॉफिट और गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम द कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट क्या होता है, ये भी अपने को डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। जब तक कैपिटल एसेट अपन समझेंगे नहीं तब तक अपन कैपिटल गेन समझ सकते। इफेक्टेड इन द P1, मतलब प्रीवियस ईयर में कोई भी कैपिटल एसेट अगर बेचा होगा, कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर किया होगा, तो वो पर्सन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक्स प्लेस। तो अब अपने को एक एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफर का मतलब क्या है, और कैपिटल एसेट का मतलब क्या है, ट्रांसफर का मीनिंग क्या है और कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या है। ये अगर समझ लिया तो अपने को आगे के स्टेप्स अब इजी जाएंगे। तो देखो यार, सबसे पहले आ जाते हैं अपन कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के ऊपर। तो अपने को पहले तो कैपिटल गेन के लिए एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, और ट्रांसफर हुए हुआ एसेट कैपिटल एसेट होने चाहिए। अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ तभी कैपिटल गेन आएगा, वरना अपना कैपिटल गेन नहीं आएगा। फिर वो अदर सोर्सेस में जा सकता है या पीजीपीपी में जा सकता है। तो फिर अपने को यहाँ पे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन अब समझनी होगी। तो देखो कैपिटल एसेट में क्या कहता है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by assessee whether or not connected with his business or profession। मतलब कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी रही इन एनी काइंड मतलब कोई भी प्रकार का, ये भी पेन भी हो गया है तो ये कैपिटल एसेट हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बोला है। ये कैलकुलेटर भी प्रॉपर्टी हो सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी। मैं अगर असेसी मान लिया तो ये पेन एनी काइंड में हो गया और मैं एसएससी हो गया। वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये पेन मेरे बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, अपने को देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। फिर भी अपन कैपिटल एसेट तो मान लेंगे उसे। अभी मैं जितना समझा रहा हूँ वो समझ लो कि कैपिटल एसेट में, अब ये पेन कैपिटल एसेट में आएगा कि नहीं आएगा ये अपन उसके एक्सेप्शंस में देख लेंगे। पर यहाँ पे क्या है, जनरल जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो ये पेन अगर रहा तो ये एनी काइंड की प्रॉपर्टी हो गई, और मैं एसएससी हो गया तो ये प्रॉपर्टी भी एसएससी वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, ये भी कैपिटल एसेट में आ सकता है। ये कैपिटल एसेट हो सकता है, अब इसमें से कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। अब स्टॉक इन ट्रेड रहा, अब यहाँ क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अब कनेक्टेड टू बिजनेस रहा तो उसको तो हम स्टॉक इन ट्रेड बोल सकते हैं ना भाई। जो भी स्टॉक इन ट्रेड रहा, जिसमें भी हम अपना परचेस कर रहे, सेल करने, जो अपने गुड्स है, अपने बिजनेस के लिए जो गुड्स है उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। तो ये स्टॉक इन ट्रेड का अगर ट्रेड हो रहा है, स्टॉक इन ट्रेड अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड अपन सेल कर रहे हैं, तो इसका इनकम कैपिटल गेन में तो नहीं आ सकता है ना भाई, क्योंकि ये अपना बिजनेस है, ये अपना प्रोफेशन हो सकता है, ये बिजनेस और प्रोफेशन में जा सकता है। तो ये जो इनकम है स्टॉक इन ट्रेड,
तो इसका इनकम अपना जाएगा पीजीबीपी में, इसका इनकम अपना जाएगा पीजीबीपी में, क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड है। अब इसमें रॉ मटेरियल रहो, वर्क इन प्रोग्रेस का कोई भी गुड रहो या फिनिश गुड्स रहो, ये पूरा का पूरा अपना जो भी है वो जाएगा पीजीबीपी में, वो जाएगा पीजीबीपी में। वो कैपिटल असेट नहीं बोल सकते अपन, स्टॉक इन ट्रेड। अगर ये डेफिनेशन देखी जाए, ये डेफिनेशन देखी जाए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, वेदर कनेक्टेड टू प्रोफेशन और नॉट कनेक्टेड टू प्रोफेशन, इसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे। पर फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है उसका? स्टॉक इन ट्रेड। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है उसका? स्टॉक इन ट्रेड। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है उसका? स्टॉक इन ट्रेड। तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड है अपना, जिसमें हम उसको सेल कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। अब ये पेन देखा जाए, ये पेन देखा जाए तो ये कनेक्टेड ऑन बिजनेस रहा, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस रहा। पर मैं पेन में, ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, मैं पेन बेचता हूँ तो ये मेरा पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। ये पेन अगर मैं बेचता हूँ ये तो मेरा पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। अगर कोई भी फ्लैट है, मेरे पास कोई भी फ्लैट है और मैं बिल्डर हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो मैं फ्लैट बेच रहा हूँ, तो मैं बेच रहा हूँ तो इसका आ जाएगा अपना पीजीबीपी, नॉट अ कैपिटल गेन, क्योंकि ये फ्लैट मेरा स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा। फ्लैट जो है मेरा वो स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा। मैं बिल्डर हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, तो ये फ्लैट मेरा स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा, नॉट अ कैपिटल असेट। तो कोई भी प्रकार का स्टॉक इन ट्रेड जो होता है उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानते, उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानते। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन है पर्सनल इफेक्ट। अब मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल्स और एंड फर्नीचर हेड फॉर पर्सनल यूज बाय द असेसी और हिज फैमिली। अब मूवेबल यहाँ पे बस लिखा है मूवेबल, तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी रहा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रहा तो इसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे, इसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे, इसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रहा, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रहा तो उसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे, उसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे। यहाँ पे बस लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे बस लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या आता है? जो भी अपने पर्सनल इफेक्ट में आते हैं, आई शर्ट में पहना है तो ये शर्ट मेरा पर्सनल इफेक्ट हो गया, ये मेरा चश्मा पहना है तो ये मेरा चश्मा पर्सनल इफेक्ट हो गया। तो ये मूवेबल है, हाँ ये मूवेबल है, ये शर्ट मूवेबल है, हाँ मूवेबल। पर मेरा कोई प्रॉपर्टी रहा, मेरा कोई फ्लैट रहा, मेरा कोई बंगलो रहा, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, इसको हम कैपिटल असेट मानेंगे, इसको हम कैपिटल असेट मानेंगे, इसको हम कैपिटल असेट मानेंगे। तो यहाँ पे बस लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रहा तो इसको हम कैपिटल असेट मानेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी रहा, इमूवेबल पर्सनल इफेक्ट वाला कोई भी प्रॉपर्टी रहा तो इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। पर मूवेबल प्रॉपर्टी रहा तो इसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। तो देखो ये हो गया सेकंड एक्सेप्शन। तो फर्स्ट एक्सेप्शन अपन क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल असेट की डेफिनेशन। कैपिटल असेट में सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है? कैपिटल असेट में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी वेदर इज कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, इसको हम कैपिटल असेट बोलते हैं। पर कैपिटल असेट में क्या क्या नहीं आएगा? एक स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा क्योंकि ये पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। पर्सनल इफेक्ट वाला आ जाएगा, जो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, जो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, जो असेसी यूज कर रहा है या फिर उसकी फैमिली यूज कर रही है, जो असेसी यूज कर रहा है फिर उसकी फैमिली यूज कर रही है, इसको हम पर्सनल इफेक्ट बोलेंगे, इसको हम पर्सनल इफेक्ट बोलेंगे। समझा? अब देखो पर्सनल इफेक्ट में के भी इसको एक्सेप्शन है, पर्सनल इफेक्ट को भी एक्सेप्शन है। अब ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा था अपना, जो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे। पर कैपिटल असेट, ये देखो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल असेट आ गया, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शन है जिसमें आता था स्टॉक इन ट्रेड, जिसके कुछ एक्सेप्शन में आता था स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड आता था पर्सनल इफेक्ट, सेकंड आता था पर्सनल इफेक्ट। तो पर्सनल इफेक्ट के भी एक्सेप्शन है। अब पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन लिखे अपन ने, पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन लिखे अपन ने, या भी कोई भी आप एक एक्सेप्शन लिख लेते। पर्सनल इफेक्ट का ये एक्सेप्शन हो गया, पर्सनल इफेक्ट का ये एक्सेप्शन हो गया। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल असेट नहीं, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल असेट नहीं होता, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल असेट नहीं होता। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट जो होता है, मूवेबल जो असेट होता है वो कैपिटल असेट नहीं होते हैं। पर अब इसके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं अपन, इसके एक्सेप्शन पढ़ रहे। अब पर्सनल इफेक्ट का कुछ एक्सेप्शन रहा, समझो ड्राइंग रहा, तो पर्सनल इफेक्ट कैपिटल असेट नहीं है, पर ये ड्राइंग रहे, ये पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है, तो ये ड्राइंग बन जाएगा अपना कैपिटल असेट, ये ड्राइंग बन जाएगा अपना कैपिटल असेट, ये ड्राइंग बन जाएगा अपना कैपिटल असेट।
क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन है। तो पर्सनल इफेक्ट के जो भी एक्सेप्शन है इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे, इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। तो देखो, फर्स्टली तो हो गया अपना स्टॉक इन ट्रेड जो कैपिटल असेट नहीं माना जाता है। उसके बाद में पर्सनल इफेक्ट को भी हम कैपिटल असेट नहीं मानते, पर्सनल इफेक्ट को हम कैपिटल असेट नहीं मानते। मूवेबल होना चाहिए, प्रॉपर्टी जो है ये मूवेबल होनी चाहिए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रही तो इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। अब पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन है। पर्सनल इफेक्ट में सबसे पहला आता है ज्वेलरी। अगर मैंने सोने का कुछ भी पहना है, सोने की चेन पहनी है, सोने का कुछ भी ब्रेसलेट वगैरह पहना है, तो क्या इसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे? हाँ। ये पर्सनल इफेक्ट है, हाँ। ये मूवेबल है, हाँ। फिर भी ज्वेलरी ये पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है, तो इसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे। समझा? अगर मैंने चेन पहनी है, ये चेन ज्वेलरी हो गई, ये पर्सनल इफेक्ट है, हाँ। पर ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है, तो ये ज्वेलरी को हम कैपिटल असेट मान लेंगे। समझा? अब कोई भी मोबाइल है, मेरे पास सोने का मोबाइल है, अरे भाई सोने का मोबाइल है, बहुत करोड़पति आदमी, मेरे पास सोने का मोबाइल है, ये मेरा पर्सनल इफेक्ट हो गया, हाँ। मैं पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ, हाँ। ये मेरा मूवेबल पर्सनल इफेक्ट हो गया, हाँ। पर ये ज्वेलरी में आता है क्योंकि सोने का मोबाइल है, पूरा का पूरा सोने का मोबाइल है। अब जो भी ज्वेलरी में आता है वो ऑर्नामेंट्स मेड बाय इंक्लूड्स आता है। इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। अगर ये पेन है, ये पेन सोने का पेन है, समझो ये मेरा सोने का है, पूरा का पूरा गोल्ड है पेन में, ये मेरा पर्सनल इफेक्ट हो गया है, हाँ। ये मैं पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, हाँ। ये मूवेबल है, हाँ। तो ये पर्सनल इफेक्ट आ गया। पर पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन क्या है? ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में ऑर्नामेंट मेड बाय द प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड प्रेशियस मेटल हो गया, हाँ। तो ये पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है। तो ये जो पेन है, ये गोल्ड वाला जो पेन है, ये मेरा कैपिटल असेट बन जाएगा, ये मेरा कैपिटल असेट बन जाएगा। समझा यहाँ तक? तो देखो, और फर्नीचर और यूटेंसिल्स, जो भी फर्नीचर यूटेंसिल्स रहे, स्पेलिंग गलत हो गया, जो भी फर्नीचर यूटेंसिल्स अगर मेरा सोने का रहा, मैंने पूरा सिल्वर प्लेटेड मेरा फर्नीचर बना दिया, पूरे घर में बहुत सारा पैसा है मेरे पास, गोल्ड के पूरे ये बना दिए, पीओपी जो होता है अपना, वो पूरा गोल्ड प्लेटेड बना दिया, एकदम सोने का लिखना चाहिए, तो ये मेरा पर्सनल इफेक्ट हो गया। पर अब मैं जो ये है निकाल सकता, फर्नीचर तो मूवेबल है, जो गोल्ड प्लेटेड पीओपी वो भी निकाल सकता, वो भी मूवेबल बन सकता है अपना। तो ये क्या पर्सनल इफेक्ट है? हाँ पर्सनल इफेक्ट है। मूवेबल है? हाँ मूवेबल है। पर इसका एक्सेप्शन है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी अपना कैपिटल असेट आ जाएगा, ज्वेलरी अपना कैपिटल असेट आ जाएगा। उसके बाद में आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब जो स्टैच्यूज वगैरह होते हैं उसको हम आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बोल सकते हैं। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरानी चीजें जो होती है, स्टैचू जो अपना जो खोदने के बाद मिल जाते हैं अपने को जमीन के नीचे बहुत सालों पहले, उसको हम आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बोलते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन अगर रहा मेरे पास, ये मूवेबल हो सकता है, हाँ। मेरे को अगर समझो ये कैलकुलेटर, मेरा बहुत सालों बाद ये कैलकुलेटर किसी को मिल जाए, समझो कोई मेरे जो मेरी पुश्तियाँ होंगी उसमें से किसी को ये कैलकुलेटर मिल जाए, ये मैंने सोने का कैलकुलेटर बना दिया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया उसके लिए। तो ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन क्या उसके लिए कैपिटल असेट बन गया, हाँ। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है, ये पर्सनल इफेक्ट में आ जाएगा, हाँ। मूवेबल है, हाँ। पर ये इसका एक्सेप्शन क्या है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, तो ये कैपिटल असेट में आ जाएगा। उसके बाद में ड्राइंग भी अपना पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है, तो ड्राइंग अपना कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। उसके बाद में पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स मतलब जो भी स्टैच्यूज होते हैं, इधर स्टैच्यूज आएंगे, जो भी स्टैच्यू होते हैं जो 3D डायमेंशनल होते हैं, मतलब अभी बनाए हुए। इधर जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है ये पुराने स्टैच्यूज की बात हो रही है, और ये जो यहाँ पे जो स्कल्पचर्स होते हैं वो 3D डायमेंशनल जो भी स्टैच्यूज है, पेंटिंग्स जो है, उसको हम पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन मानेंगे। पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन मान लिया तो हम इसको भी कैपिटल असेट मान लेंगे। उसके बाद में एनी वर्क ऑफ आर्ट, इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे।
तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, ये अपना कैपिटल एसेट मान लेंगे। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, तो फर्स्ट आ जाएगा अपना स्टॉक इन ट्रेड। इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड अपना कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड अपना कैपिटल एसेट नहीं। उसके बाद में पर्सनल इफेक्ट अपनी कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट अपने कैपिटल एसेट नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो अपनी पर्सनल इफेक्ट में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है वो अपनी कैपिटल एसेट नहीं है। पर पर्सनल इफेक्ट का कुछ एक्सेप्शन रहा, तो उसमें आता है ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये जो है ये पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन है, पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन है, तो इसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे, समझा यहां तक। उसके बाद में जो भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, तो देखो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, ये अपना कैपिटल एसेट आ जाएगा। उसके एक्सेप्शन अपन पढ़ रहे, तो फर्स्ट आ जाएगा अपना स्टॉक इन ट्रेड, सेकंड आ जाएगा अपना पर्सनल इफेक्ट, थर्ड आ जाएगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चर जो लैंड होती है इसका हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे, क्योंकि रूरल बोला है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अपना कैपिटल एसेट नहीं मान जाता है, पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल एसेट मान लेंगे, अब आप ये पूछोगे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्री लैंड अपन कैसे पहचाने, तो इसके लिए इनकम टैक्स में एक प्रोविजन दी है, वो अपन पढ़ते हैं अभी। तो देखो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, तो अगर जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, समझो बांग्लादेश में मेरी लैंड सिचुएटेड है, दंगे हो रहे हैं, दंगे के बीच में मेरी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड मेरी बांग्लादेश में सिचुएटेड है, तो जो भी आउटसाइड इंडिया, जो भी एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया है, इसको तो हम ऑलवेज कैपिटल एसेट मानेंगे, एग्रीकल्चर लैंड बाहर के देश में हो तो इसको हम ऑलवेज कैपिटल एसेट मान लेंगे। फिर वो वहाँ की रूरल लैंड हो या अर्बन लैंड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर बाहर के देश में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम ऑलवेज कैपिटल एसेट मान लेंगे, पर अगर कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसको हम एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अर्बन है या रूरल है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, और जो एरिया है अपना, एरिया जो है वो म्युनिसिपैलिटी के कंटेनमेंट में जो म्युनिसिपल जो एरिया होता है, समझो ये अपना एरिया है, समझो यहाँ पे इसको म्युनिसिपैलिटी कंटेनमेंट जोन बोलते हैं। तो अब ये जो एरिया है यहाँ की पॉपुलेशन जो है ना 10,000 और ज़्यादा है, 10,000 और उससे ज़्यादा, तो म्युनिसिपैलिटी के जो जोन है, जो म्युनिसिपैलिटी का कंटेनमेंट एरिया होता है, उसमें 10,000 से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है, 10,000 से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है, और यहाँ पे मेरी कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है, तो देखो 10,000 की आबादी मतलब अच्छी आबादी, घनी आबादी, तो इसमें मेरी कोई लैंड सिचुएटेड है, तो इसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। अब ये डेफिनेशन थोड़ी एक्सटेंड की गई, अब क्या बोलता है, देखो यहाँ पे अप टू 2 किलोमीटर देखेंगे। अब देखो जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा है पर 1 लाख तक है। अब ये जो पॉपुलेशन है ये अगर 10 लाख से ज़्यादा है पर ये अप टू 1 लाख तक है, तो अब ये देखो ये लैंड तो जो एरिया में, म्युनिसिपैलिटी के एरिया में, वो तो अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो गई, पर 10,000 से ज़्यादा आबादी है पर 1 लाख तक है। 10,000 से ज़्यादा अगर आबादी है पर 1 लाख तक है, 10,000 से ज़्यादा पर 1 लाख तक है, तो ये जो एरिया है अपना, ये जो एरिया, इसको हम 2 किलोमीटर से बढ़ा देंगे, अब 2 किलोमीटर से एरिया बढ़ा दिया, तो अब
ये जो एरिया में पूरी लैंड हो गई, ये जो एरिया में कोई भी मेरी लैंड रही, ये एरिया में कोई भी मेरी लैंड रही, एग्रीकल्चर लैंड रही, तो इसको भी हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, इसको भी हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, इसको भी हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। समझा आया तक? ये देखो 10,000 तक, 10,000 और उससे ज्यादा आबादी, तो अगर ये एरिया में म्यूनिसिपालिटी के जोन में, म्यूनिसिपालिटी का कंटेनमेंट जोन है, उसमें अगर कोई भी लैंड सिचुएटेड है और उधर की पॉपुलेशन जो है 10,000 और उससे ज्यादा है, और उस एरिया की जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही बोलेंगे, उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज ऑलवेज अ कैपिटल असेट, इज ऑलवेज अ कैपिटल असेट। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, देखो अपनी एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर लैंड चाहिए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक्सेप्शन है अपने प्रॉपर्टी का, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का। तो ये जो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये अपना कैपिटल असेट नहीं होता। रूरल एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल असेट नहीं होता, पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल असेट होता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल असेट होता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल असेट होता है। तो अर्बन, अब अपन क्या ढूंढने निकल गए थे फिर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है। तो म्यूनिसिपालिटी के अगर जोन में रहा, म्यूनिसिपालिटी के अगर जोन में रहा, उधर की पॉपुलेशन, उसकी आबादी जो है वो 10,000 है, उससे ज्यादा है, तो 10,000 और उससे ज्यादा है, और यहाँ के एरिया में अपनी कोई भी लैंड रही है, आपके एरिया में अपनी कोई भी लैंड रही, तो उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। पर 10,000 से ज्यादा आबादी है, पर 1 लाख तक आबादी, 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है पर 1 लाख तक पॉपुलेशन है, तो जो 2 किलोमीटर, ये एरिया से आगे 2 किलोमीटर तक जाएंगे हम, और ये 2 किलोमीटर के अंदर भी कोई लैंड रही, वो एग्रीकल्चर लैंड रही, तो उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। समझा है तक? अब उसके बाद अब क्या बोला है यहाँ पे, अगर 1 लाख से ज्यादा आबादी है और 10 लाख तक आबादी है, अब ये यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं, 1 लाख से आबादी ज्यादा है और अप टू 10 लाख तक, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक आबादी, तो ये तो अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो गई। उसके बाद में 2 किलोमीटर तक रहा, तो ये भी 10,000 से ऊपर आबादी चली गई, 1 लाख तक है, तो 1 लाख से भी ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो लैंड रही वो एग्रीकल्चर लैंड हो गई, अपनी एग्रीकल्चर लैंड होगी। यहाँ पे जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हम बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल असेट मानेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक आबादी है, 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक पॉपुलेशन है, तो 6 किलोमीटर तक अपने को देखना पड़ेगा, 6 किलोमीटर तक। तो यहाँ से अपने को 6 किलोमीटर लेना पड़ेगा, यहाँ से अपने को 6 किलोमीटर तक लेना पड़ेगा। और ये जो 6 किलोमीटर तक अपना एरिया है, ये जो अपना 6 किलोमीटर तक अपना एरिया है, यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड रही, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड रही, तो इसको हम बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, इसको हम बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, इसको हम बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। क्योंकि 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक आबादी है, तो म्यूनिसिपालिटी के जोन में अगर रहा तो वो लैंड तो अपना कैपिटल असेट मान लिया जाएगा, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। उसके बाद में 2 किलोमीटर तक अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख से 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है और 1 लाख तक पॉपुलेशन है, तो 2 किलोमीटर का जो भी दायरा है उसमें भी अगर अपना एग्रीकल्चर लैंड रहा तो उसको भी हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। और अगर 1 लाख से 10 लाख तक अपना पॉपुलेशन है, 1 लाख से अगर 10 लाख तक पॉपुलेशन है अपना, तो ये एरिया से अपन 6 किलोमीटर तक देखेंगे, ये एरिया से 6 किलोमीटर तक देखेंगे, और ये 6 किलोमीटर तक अपना जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम अर्बन बोलेंगे, उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, और उसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे, उसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। अब ये आबादी और बढ़ गई, अब ये आबादी 10 लाख से ऊपर चली गई, ये आबादी अपनी अबाउट 10 लाख हो गया। ये आबादी अगर 10 लाख से ऊपर चली गई तो ये जो एरिया है अब फिर से बढ़ाना पड़ेगा, ये अपन देखेंगे 8 किलोमीटर तक, ये अगर अपन देखेंगे अब 8 किलोमीटर, और ये 8 किलोमीटर के जो एरिया में, 8 किलोमीटर के जो एरिया में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड रही, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड रही अपनी, तो उसको हम बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उसको हम बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और वो अपन कैपिटल असेट मान लेंगे, उसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। समझा यहाँ तक? एग्रीकल्चर लैंड,
अर्बन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। अब ये जो 8 किलोमीटर के अब बाहर का जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर के बाहर का जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगा, इसको हम अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोल देंगे, इसको हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोल देंगे। समझा है? अब एक दिक्कत आ रही थी, मेरे को एक बात बताओ, ये अपना म्यूनसिपालिटी का जोन है, ये अपना म्यूनसिपालिटी का जोन है, और उसके बाद में यहाँ की जो आबादी है 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, और अप टू 1 लाख तक है। थोड़ा अच्छे से निकालते हैं। ये अपना जोन है म्यूनसिपालिटी का, इसकी आबादी है 10,000 से ज़्यादा अप टू 1 लाख। अब 1 लाख तक है, तो 1 लाख तक है, तो 1 लाख तक है, तो अपने को क्या देखना पड़ेगा? 2 किलोमीटर का दायरा देखना पड़ेगा, 2 किलोमीटर का दायरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे ना ये 2 किलोमीटर निकाल लिया आपने, 2 किलोमीटर। अब यहाँ तक की जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, इसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, इसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। अब क्या है, मेरी जमीन है ना 2 किलोमीटर के अंदर है, मेरी जमीन है ना जो 2 किलोमीटर के अंदर है, इसको हम अर्बन बोलेंगे कि रूरल बोलेंगे, ये 2 किलोमीटर के अंदर है। पर ये जो रास्ता है ना वहाँ का, यहाँ पे जमीन है मेरी, यहाँ पे 2 किलोमीटर, ये जो रास्ता है ना ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, और ये जो रास्ता है ये 5 किलोमीटर का है, ये 5 किलोमीटर का है। तो अब ये जो लैंड है ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, इसको कैपिटल एसेट मान लेंगे, या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे इसको। तो लॉ ने बोला है, देखो लॉ ने यहाँ पे क्या बोला है, ये जो डिस्टेंस है अपन एरियली गिनेंगे, एरियली मतलब यहाँ से अगर म्यूनसिपालिटी का जोन खत्म हो गया तो ये अपन सीधा डिस्टेंस गिनेंगे, सीधा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से ऐसे गिनेंगे, ना कि रोड वाइज अपन ऐसे ऐसे जाके, अगर बहुत लंबा रोड होगा फिर 10 किलोमीटर का रोड होगा तो फिर यार 10 किलोमीटर तक, अगर 10 किलोमीटर का रोड होगा तो कोई भी लैंड ऐसी एग्रीकल्चर लैंड नहीं बनेंगे, अपने कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है अपने एरियली देखना पड़ेगा, एरियली अपने को देखना पड़ेगा, एरियली मतलब अपने को ऊपर से देखना पड़ेगा, ड्रोन व्यू देखना पड़ेगा, एरोप्लेन से अपने को व्यू देखना पड़ेगा उसका। अगर ये लैंड 8 किलोमीटर तक है, सॉरी अपन ये एग्जांपल में अपना 2 किलोमीटर तक है, एरियली 2 किलोमीटर तक है, तो उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे और उसको अपन कैपिटल एसेट मान लेंगे, उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और रूरल एग्रीकल्चर लैंड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि अपन लिख के आए ना आज, तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक प्रोविजन अपन करेंगे, ऐसे रिवीजन की पर्पज से नहीं है, पूरा एक एक कंसेप्ट समझेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, कैपिटल एसेट। तो पहले कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन का जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या बोल रहा था, अपने को प्रॉफिट और गेन होना ट्रांसफर से होना, ट्रांसफर क्या किया हुआ होना, कैपिटल एसेट होना, और अपने को प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफर किया होगा तो उसको हम कैपिटल गेन मान लेंगे। अब अपन ढूंढने निकल गए थे कैपिटल एसेट क्या होता है। तो कैपिटल एसेट में अपने को एक बात समझ में आएगी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, इसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे, इसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। पर इसके कुछ एक्सेप्शन दिए। तो फर्स्ट एक्सेप्शन देखा हमने स्टॉक इन ट्रेड, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। उसके अंदर पर्सनल इफेक्ट, तो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट रहे तो इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट रहे तो इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। पर इमूवेबल पर्सनल इफेक्ट रहा, मेरी कोई फ्लैट रहा, मेरा कोई बंगलो रहा, इमूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ वो बंगलो, तो इमूवेबल पर्सनल इफेक्ट है तो इसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। यहाँ पे बस दिया है मूवेबल प्रॉपर्टी दिया, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, पर्सनल इफेक्ट को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ये शर्ट जो मैंने पहना है इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, ये पेन मैं यूज कर रहा हूँ इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। पर ये पेन बन गया गोल्ड का, ये पेन बन गया गोल्ड का, तो पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन दिए हैं मैंने। तो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन,
ड्राइंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये पेन मेरा गोल्ड का बन गया तो ये ज्वेलरी में आ जाएगा, ये पर्सनल इफेक्ट है पर ये ज्वेलरी में आ जाएगा और इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। उसके बाद में हम आ गए थे रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम कभी भी कैपिटल असेट नहीं मानते। तो इससे समझ में ये आया आपने को कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो रही इसको हम हमेशा कैपिटल असेट मानेंगे। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होती है ये समझने के लिए गए हम नीचे के प्रोविजन में और इसमें हमने देखा कि म्युनिसिपैलिटी का कंटोनमेंट जोन है, उसके एरिया में अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड रहा तो उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। और ये म्युनिसिपैलिटी की अगर पॉपुलेशन अगर 10,000 से ऊपर है और 1 लाख तक है तो ये म्युनिसिपैलिटी के जोन से अपन 2 किलोमीटर तक का दायरा देखेंगे और 2 किलोमीटर तक कोई भी एग्रीकल्चर लैंड रहे तो उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे और उसको हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक है तो ये म्युनिसिपैलिटी के एरिया से अपन 6 किलोमीटर तक जाएंगे और 6 किलोमीटर का अंदर जो भी लैंड है 6 किलोमीटर तक जो भी लैंड है इसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे और इसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। अगर 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये म्युनिसिपैलिटी के एरिया से अपन 8 किलोमीटर तक देखेंगे और 8 किलोमीटर तक कोई भी एग्रीकल्चर लैंड रही तो उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। समझ में आया यहाँ तक। और बाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उसके बाहर की अगर कोई भी लैंड रही तो उसको हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे, रूरल एग्रीकल्चर लैंड उसको हम मान लेंगे। समझ में आया यहाँ तक। और जो लैंड बाहर सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, फिर वो वहाँ की रूरल लैंड हो वहाँ की अर्बन लैंड हो, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो उसको हम ऑलवेज कैपिटल एसेट मानेंगे, उसको हम ऑलवेज कैपिटल एसेट मान लेंगे, उसको हम ऑलवेज कैपिटल एसेट मान लेंगे। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ देखो हमने क्या पढ़ा था, एक तो ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़ना था कि ट्रांसफर क्या होता है, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन पढ़ना था। तो कैपिटल एसेट में अपन आ गए थे रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड बॉन्ड इशूड बाय द, अभी ये कुछ बॉन्ड की लिस्ट देके रखी, ये कोई भी बॉन्ड रहा तो इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ये बॉन्ड रहा इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आता है एक गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। जो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम थी वो 1999 में आ गई थी, बीजेपी सरकार आई थी तब, तो ये 1999 में आ गई थी। उसके बाद में फिर से 2015 में अरुण जेटली सर ने इसको रिन्यू किया, इसको रिनाउंस किया और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम फिर से लाई गई। ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होती है, देखो जो भी घर में गोल्ड पड़ा होता है, ये घर में गोल्ड पड़ा है, अब ये गोल्ड जो होता है वो गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप एसबीआई के कोई भी ब्रांच में, जो स्पेसिफाइड ब्रांच देके रखे हैं उन्होंने एसबीआई की, तो वहां पे जाके ये गोल्ड डिपॉजिट कर दो, यहाँ पे जाके ये गोल्ड डिपॉजिट कर दो। अब ये चला गया है एसबीआई में। अब वैसे तो घर में पड़ा रहता है गोल्ड, कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं, बहुत सारे लोग तो बस इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो बिस्किट लेके रखते हैं गोल्ड के, जो ब्रिक्स होती है गोल्ड की वो लेके रखते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। तो ये जो गोल्ड है इसको हम एसबीआई के ब्रांच को दे देते हैं, एसबीआई के ब्रांच को दे दिया। अब एसबीआई क्या करती है, समझो ऐसे ही, अब मैं ले लूँ, मेरे पास गोल्ड पड़ा है, मेरे पास समझो 10 kg गोल्ड पड़ा है, मेरे पास 10 kg गोल्ड पड़ा है, तो मैं क्या कर देता हूँ एसबीआई के ब्रांच में, जो स्पेसिफाइड ब्रांच है वहां पे जाके मैं ये गोल्ड जमा कर देता हूँ। अब ये जो गोल्ड है ये एसबीआई क्या करती है, मेरे को एक सर्टिफिकेट देती है, मेरे को एक सर्टिफिकेट देती है कि ये बॉन्ड है, ये सर्टिफिकेट जो है ये बॉन्ड होते हैं एक प्रकार के, कि मैंने ये गोल्ड 10 kg का गोल्ड दे दिया एसबीआई को, पर इसका जो मालिक है ये मैं हूँ, इसका जो मालिक है ये मैं हूँ। ये सर्टिफिकेट के लिख के देते हैं वो कि इसका जो मालिक है वो मैं हूँ, इसका मालिक मैं हूँ। अब ये बॉन्ड, अब ये गोल्ड देके मेरे को क्या फायदा होगा, तो इससे ना गवर्नमेंट का पहले तो सिक्योर हो जाएगा, अपना 10 किलो गोल्ड अपना सिक्योर हो जाएगा, एसबीआई के पास सिक्योर हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास सिक्योर हो जाएगा। अब गवर्नमेंट इसको डिपॉजिट करने के बाद मेरे को सर्टिफिकेट देती है और मेरे को इसका इंटरेस्ट देती है, मेरे को इस पे इंटरेस्ट देती है, तो एक प्रकार का एफडी हो गया। ये 10 kg गोल्ड दी दिया मैंने। अब ये एसबीआई जो गवर्नमेंट होती है, समझो ये गवर्नमेंट का होता है, तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, इसको बहुत सारे अलग अलग देशों में इसको प्लेज कर देती है, इसका प्रोसीजर अलग होता है, ये गवर्नमेंट के रूल है।
बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्लेस किया जाता है और उसके फिर लोन बोरिंग के अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं। तो गवर्नमेंट को तो एक फुकट में लोन मिल गया, फुकट में गोल्ड मिल गया, और गवर्नमेंट को बस 1% के, इसको समझो 1% के जनरली होता है, तो 1% का इसको इंटरेस्ट दे देते हैं, समझो 1% इंटरेस्ट है तो 1% का इसको इंटरेस्ट देना है, और 10 kg का गोल्ड मिल गया। जब भी ये सर्टिफिकेट मैच्योर होगा तो ये 10 kg का आप बैंक में जाके इसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, क्योंकि एप्रिसिएशन होगा और गवर्नमेंट इसका एप्रिसिएशन भी देंगी, प्लस आपको तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, इंटरेस्ट की कमाई तो हो गई है। अब ये जो इंटरेस्ट की कमाई है, ये इंटरेस्ट की कमाई होती है एग्जम्प्ट, सेक्शन 10 में इसको एग्जम्प्ट हो जाता है, ये जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट माना जाता है। अब ये जो सर्टिफिकेट मेरे को मिला है, ये मैं बेच सकता हूँ, अब मैंने अगर ये बेच दिया किसी को, तो भी इसको बेच देते हैं, समझो कोई भी आरके को बेच दिया हमने, तो देखो ये सर्टिफिकेट मैंने आरके को बेच दिया। अब इसका जो भी है, ये गवर्नमेंट इसको इंटरेस्ट देंगी, अब जो भी आगे आएगा ये इंटरेस्ट इसको जाएगा, ये इंटरेस्ट इसको एग्जम्प्ट होगा। अब ये मैंने जो सर्टिफिकेट भेजा है यहाँ पे, ये मैंने सर्टिफिकेट भेज दिया है यहाँ पे, ये कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर डिपॉजिट किया, गवर्नमेंट गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 या फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो ना कैपिटल एसेट नहीं है, वो अपना कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये जो मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ये जो सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये मेरा कैपिटल एसेट नहीं, इसको मैं अगर मैंने सेल भी कर दिया, मैं ट्रांसफर कर दिया, तो इसके ऊपर मेरे को कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है, समझा? देखो अब यहाँ पे अपनी पूरी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हो जाती है खत्म। तो चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे थे अपन, चार्जिंग सेक्शन में क्या पढ़ा था हमने, अपना ट्रांसफर होना और कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना, तभी अपना कैपिटल गेन आएगा प्रीवियस ईयर में। अब सबसे पहले अपने को कैपिटल एसेट क्या होता है ये डेफिनेशन देखनी थी। तो कैपिटल एसेट में क्या आता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, इसको हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। पर इसके कुछ एक्सेप्शन देखे थे आपने। तो फर्स्ट एक्सेप्शन था अपना स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड अपना कैपिटल एसेट नहीं हो सकता। उसके बाद में पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी रही पर्सनल इफेक्ट के, वो अपना कैपिटल एसेट नहीं हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अपना कैपिटल एसेट होगा। उसके बाद में पर्सनल इफेक्ट है, हमने कुछ एक्सेप्शन देखे, जिसमें हमने देखा ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट और एनी वर्क ऑफ आर्ट, इसको हम पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे, और वो अपन कैपिटल एसेट कंसिडर करेंगे। ये सारी चीजों को हम कैपिटल एसेट कंसिडर करेंगे। उसके बाद में अपन आए थे रूरल एग्रीकल्चर लैंड कभी भी कैपिटल एसेट नहीं होता, पर इससे हमको क्या समझ में आया कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड रही तो इसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो कैपिटल एसेट होती है, उसके लिए हमने ये सेक्शन में गए थे, ये प्रोविजन में गए थे कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे। तो इसके लिए हम पॉपुलेशन देखेंगे, म्यूनिसिपालिटी का कंटेनमेंट जोन का, तो उसके पॉपुलेशन के बेसिस से हम डिसाइड करेंगे कि ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और ये अपना कैपिटल एसेट है। उसके बाद हम आए थे गोल्ड बॉन्ड पे, स्पेसिफाइड बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो गोल्ड बॉन्ड आते हैं इसमें, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, समझा यहाँ तक? तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटेंजिबल, कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, ये प्रॉपर्टी हो गया, ये उसके एक्सेप्शन हो गए, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी होते हैं, इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी अगर हेल्ड करके रखी हो सिक्योरिटी एज पर सेबी रेगुलेशन के हिसाब से, कोई भी प्रॉपर्टी में, कोई भी सिक्योरिटीज में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ, कोई भी सिक्योरिटी में अगर इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होगा तो उसको भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे। अरे भाई ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, इनके लिए तो ये शेयर्स, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना इनका तो बिजनेस हो जाएगा, पर नहीं, गवर्नमेंट बोलता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर कोई भी उन्होंने सिक्योरिटी परचेज सेल की तो इसको हम कैपिटल एसेट
असेट मानेंगे, ये सिक्योरिटीज को हम कैपिटल असेट मानेंगे। ये जो इनका इनकम होगा सेल और परचेस के बाद, इसको हम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं करेंगे, पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं करेंगे, इसको हम कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे, इसको हम कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे। अब इसमें क्यों आया, ये प्रोविजन क्यों लाया गया था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ये आते थे इंडिया में, और अब ये कुछ स्पेसिफिक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ही अलाउड होते हैं इंडिया में अगर इन्वेस्ट करने को। अब कोई भी आ जाएगा नहीं, तो अब दाऊद आ गया, उसने इन्वेस्ट कर दिया कोई भी कंपनी ने, उसने उस कंपनी में हो गए कांड, तो डूब गए ना पैसे, कंपनी वालों के इन्वेस्टर के नाम पे डूब गए पैसे, उसके पैसे गए, सब लफड़ा हो जाएगा वहाँ पे। तो ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, इनको ही अलाउड किया जाता है कि इंडिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उनके हिसाब से, सेबी के हिसाब से, तो इनको ही अलाउ किया जाता है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये इंडिया में इन्वेस्ट करने के बाद इनका सिक्योरिटीज जो होता है वो सेल परचेस करेंगे, तो इनका ये पीजीबीपी होना चाहिए एक हिसाब से। तो पर ये पीजीबीपी इन्वेस्ट करने के बाद है ना, पीजीबीपी होने के बाद इनके बहुत सारे इनके टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो इसकी वजह से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनकी जो सिक्योरिटीज होती है, इनको हम कैपिटल असेट मान लेंगे, कैपिटल गेन अराइज होगा, उनको कैपिटल गेन अराइज होगा, तो इनको कभी पीजीबीपी इनकम आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ये इनका कैपिटल गेन आ जाएगा। इनका स्टॉक ट्रेड ही अपने को बोल रहे हैं कि अपने को कैपिटल असेट मानना है, तो इनका पीजीबीपी इनकम आ ही नहीं सकता, इनको पूरे कैपिटल असेट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, समझा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने जो भी सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी है एज पर सेबी रेगुलेशन, तो इसको हम कैपिटल असेट मानेंगे, इनके ऊपर कैपिटल गेन का प्रोविजन लगेगा, ना कि पीजीबीपी का, समझा। और उसके बाद हम बात करते हैं अब लास्ट, ये अपने दो कैपिटल असेट हो गए, एक तो प्रॉपर्टी हो गया, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने कोई भी सिक्योरिटी हेड करके रखे होंगी सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से, इसको भी हम कैपिटल असेट मान लेंगे, और लास्ट आता है अपना यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यूलिप का क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं अगर आपने पहले पढ़ा नहीं होगा यूलिप। तो देखो, यूलिप एक प्लान होता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है, जिसमें हम प्रीमियम पे करते थे। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है कि सारा का सारा पैसा अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है, पर यूलिप में जो अपन प्रीमियम देते, उसका कुछ अमाउंट जो होता है अपना, उसका कुछ पार्ट वो अपने लाइफ इंश्योरेंस में जाता है और कुछ पार्ट इसका इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो कोई भी यूलिप अगर 1/2/2021 के बाद इशू हुई हो, कोई भी यूलिप अगर 1/2/2021 के बाद इशू हुई हो, और उसका प्रीमियम अब कोई सिंगल यूलिप है और फिर मल्टीपल यूलिप है, अगर मैंने 5-6 यूलिप के प्लान लेके रखे होंगे, तो इसका प्रीमियम मेरा 2.5 लाख से ऊपर अगर जा रहा होगा, या फिर सिंगल पॉलिसी लेके रखी है और उसका प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ऊपर जा रहा होगा, तो उसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर यूलिप का, ये बहुत सारे यूलिप का मिला के प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं ये अगर दो पॉलिसी का प्रीमियम मेरा 2.5 लाख से नीचे जा रहा है, 2 पॉलिसी का मिला के 2.5 लाख से नीचे जा रहा है मेरा प्रीमियम, तो इसको मैं कैपिटल असेट नहीं ट्रीट करना होगा, तो नहीं ट्रीट कर सकता। पर ये जो बाकी के बचे हैं, तो इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे, तो देखो, प्रीमियम जो है 2.5 लाख से ऊपर चला गया, फिर सिंगल पॉलिसी हो या मल्टीपल पॉलिसी हो, उसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। अब आपके सीए इंटर के सिलेबस में इसके प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं है, ये बस मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया आपको कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। बस आपको इतना पढ़ना है कि अगर 2.5 लाख से ऊपर प्रीमियम जा रहा होगा, 2.5 लाख से ऊपर अगर प्रीमियम जा रहा होगा, सिंगल पॉलिसी हो या फिर मल्टीपल पॉलिसी हो, इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे, तो देखो, यहाँ पे अपनी हो गई कैपिटल असेट की डेफिनेशन खत्म। तो कैपिटल असेट में प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, उसको हम कैपिटल असेट बोलेंगे। इसको एक्सेप्शन पढ़े अपने, इसमें आता है स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और स्पेसिफिक बॉन्ड, इसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। अब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर फाइनेंशियल
पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, इन्होंने जो भी अमाउंट, जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड करके रखे इंडिया में सेबी रेगुलेशन के हिसाब से, तो इसको भी हम कैपिटल असेट मान लेंगे। तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कैपिटल गेन की पूरी प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी। इनके लिए पीजीबीपी जो स्टॉक इन ट्रेड है, इनके कैपिटल असेट मानना है अपने को, इनका स्टॉक इन ट्रेड ही अपने को कैपिटल असेट मानना है। अब यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें पॉलिसी का प्रीमियम हमारा 2.5 लाख से ऊपर जा रहा होगा, फिर वो सिंगल पॉलिसी और फिर मल्टीपल पॉलिसी जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर जा रहा होगा, तो इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे, इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। समझा यहाँ तक? यहाँ पे होता है आपका कैपिटल असेट का डेफिनेशन खत्म, यहाँ पे होता है आपका कैपिटल असेट का डेफिनेशन खत्म। सो अब हम बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में। कैपिटल असेट का पूरा डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब अपने को करना है कैपिटल असेट को ट्रांसफर। कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के बाद आपने को आएगा कैपिटल गेन। पर ट्रांसफर होता क्या है, ट्रांसफर होता क्या है, तो आपने को पढ़ना है। तो चलो ट्रांसफर की डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखो ट्रांसफर की डेफिनेशन, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर में आता है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट। और सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट में क्या आता है, देखो ये देखो, एक तो देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये मैंने लिखा था। देखो मुन्नी ने शीला को कोई भी हाउस प्रॉपर्टी वो सेल कर दी, इसका पेमेंट भी आ गया है, कैश में पेमेंट आ गया, कैश में पेमेंट आ गया, तो ये हो गया अपना सेल, ये हो गया सेल, तो सेल आ गया इसमें। ओके, अब अपन जनरल डेफिनेशन क्या सोचते हैं दिमाग में जनरली कि कैपिटल गेन कब आएगा, कि अपन ने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सेल कर दी हो, तो कैपिटल गेन सेल के बाद आएगा। पर वैसा नहीं है, कैपिटल गेन ट्रांसफर के बाद आएगा। तो ट्रांसफर में एक पॉइंट है अपना सेल, तो ये हो गया अपना सेल पे तो आएगा। अब एक्सचेंज, एक्सचेंज में भी आएगा। ट्रांसफर मतलब एक्सचेंज में भी कैपिटल गेन आ सकता है। अब देखो पेमेंट तो हो गया, पर एक पेमेंट जो किया ना शीला ने, ये पेमेंट जो है ये किया 100 kg गोल्ड, 100 kg गोल्ड। अब ये कैश में है नहीं, ये कंसिडरेशन है, हाँ ये एक्सचेंज हो गया है। यहाँ पे मुन्नी ने शीला को घर दिया और शीला ने उसके बदले क्या दिया, 100 किलो गोल्ड, तो ये एक प्रकार का एक्सचेंज हो गया। इसमें कैपिटल गेन आएगा, हाँ। मुन्नी के ऊपर कैपिटल गेन आएगा, हाँ। उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, हाँ। उसको एक्सचेंज में कंसिडरेशन आ गया है, एक्सचेंज हो गया है, हाँ। तो यहाँ पे कैपिटल गेन आएगा, यहाँ पे कैपिटल गेन आएगा। ट्रांसफर में एक पॉइंट है एक्सचेंज, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन आएगा। तो देखो यहाँ पे सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब बात करते हैं रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट मतलब क्या होता है, रिलिंक्विशमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी जो राइट है अपना, वो असेट के ऊपर राइट है वो छोड़ देना, वो असेट के ऊपर जो कोई भी राइट है वो छोड़ देना, उसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट, उसको हम बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट। तो कोई भी पार्टनर, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, पार्टनर ने एक असेट वो फर्म में लेके गया, एक असेट जो है वो फर्म में लेके गया पार्टनर, और फर्म को ही छोड़ दिया। असेट लेके गया फर्म में, कोई समझो एक टेबल है, टेबल मस्त तो सोने का टेबल है, सोने का नहीं, सोने का गोल्ड प्लेट टेबल, तो टेबल है, टेबल वो फर्म में लेके गया, फर्म में उसने रख दिया, कुछ दिन यूज किया कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, और बाद में फर्म को ही दे दिया वो टेबल। क्या इधर कैपिटल गेन आएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिलिंक्विश है, पार्टनर ने खुद से वो राइट रिलिंक्विश कर दिया, पार्टनर ने खुद से वो राइट जो है, वो टेबल का राइट जो है वो रिलिंक्विश कर दिया, उसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। अब यहाँ पे जो पार्टनर है उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा, हाँ, क्योंकि वहां पे उसने कैपिटल गेन रिलिंक्विश अपना कैपिटल असेट का जो राइट है वो रिलिंक्विश किया है, वो असेट ट्रांसफर कर दिया है फर्म को, इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो गया यहाँ पे असेट। तो यहाँ पे पार्टनर के ऊपर कैपिटल गेन आएगा, पार्टनर के ऊपर जो है वो कैपिटल गेन आएगा, यहाँ पे रिलिंक्विश हो गया वो असेट। अब एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट क्या होता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट क्या होता है, तो देखो जो रिलिंक्विश होता है ना वो असेट से खुद करता है, रिलिंक्विश असेट से खुद करता है, पर एक्सटिंग्विश क्या होता है, एक्सटिंग्विश मतलब दूसरों की वजह से वो राइट छोड़ना पड़ा उसे, दूसरों की वजह से असेसी को राइट छोड़ना पड़ा। रिलिंक्विश में मतलब
रिलिंक्विशमेंट मतलब समझो मैं एसएससी हूँ तो मैंने वो राइट छोड़ दिया, वो कैपिटल एसेट का राइट मैंने छोड़ दिया, उसको रिलिंक्विशमेंट बोलते हैं। पर मेरा एसेट कोई तो भी एसेट है, उसका राइट है मेरे पास, पर कोई भी अदर पर्सन की वजह से मेरे को वो राइट छोड़ना पड़ा, कोई भी अदर पर्सन की वजह से मेरे को वो राइट छोड़ना पड़ा, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। तो उसका एग्जांपल लिखा है मैंने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो रिडीम हो गए, उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट ना नहीं मिलेगा, डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, तो ये दूसरों कंपनी के, अब समझो 10 ईयर के प्रेफरेंस शेयर होंगे, 10 ईयर के प्रेफरेंस शेयर होंगे, तो 10 साल के बाद ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने पड़ेंगे। अब ये मैंने एसएससी का खुद ने डिसीजन लिया क्या कि प्रेफरेंस शेयर मेरे को रिडीम करने ही नहीं, वो कंपनी का डिसीजन है, मतलब कंपनी ने इसको, कंपनी के कुछ डिसीजन की वजह से मेरे को वो प्रेफरेंस शेयर का राइट छोड़ना पड़ा, प्रेफरेंस शेयर का राइट छोड़ना पड़ा, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। तो देखो मैंने खुद से कोई राइट छोड़ दिया तो उसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट, पर कोई दूसरे पर्सन की वजह से मेरे को वो असेट का राइट छोड़ना पड़ा, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। तो देखो ये दोनों हो गया अपना, देखो सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, रिलिंक्विशमेंट हो गया, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो गया। अब बात करते हैं कंपलसरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। अब कोई भी लैंड है, अब देखो यहाँ पे रोड टच, ये रोड है, रोड इससे बना क्या बात, तो ये रोड है अपना, ये रोड है, यहाँ पे देखो ये रोड है, इससे कर लेते हैं अपन थोड़ा डिजाइन। ये देखो ये रोड है, यहाँ पे अपनी लैंड है, यहाँ पे अपनी लैंड है, अब एकदम एग्रीकल्चर लैंड है, मस्त रोड टच लैंड है, हाईवे रोड है, तो यहाँ पे मेरी लैंड है। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये रोड उनको बढ़ाना है, उनको एक्सटेंड करना है, ये रोड उनको, जो ये रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे, इसकी वजह से उनको रोड जो है वो एक्सटेंड करना है, उनको बढ़ाना है, तो यहाँ तक उनको बढ़ाना है, समझो रोड यहाँ तक लेना है। अब ये जो लैंड है ये तो मेरी चली जाएंगी, यहाँ का जो लैंड है मेरा, ये जो लैंड है इतना, ये तो मेरा चला गया ना, ये तो मेरा चला गया। अब इसके कुछ पैसे मिलेंगे मेरे को गवर्नमेंट से, हाँ भाई बहुत सारे पैसे मिलते, रातों रात लोग करोड़पति हो जाते, ऐसी लैंड चली गई किसी प्रोजेक्ट में, कुछ डैम में चला गया, कुछ रोड में चला गया, कुछ ब्रिज में चला गया, कुछ रेलवे ट्रैक होते, रूट्स होते उसमें चला गया, कुछ भी इसमें अपना लैंड चला गया, तो उसके लिए कुछ एक्ट्स होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं ये लैंड। फिर कोई, या फिर कोई एमआईडीसी डेवलप करना रहा कोई भी सिटी में, अब समझो सिटी की जो एग्जिस्टिंग एमआईडीसी वो पूरी तरीके से डेवलप हो गई, कोई भी जगह नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो एमआईडीसी को एक्सटेंड करता है, तो एमआईडीसी की लैंड बन जाती हो, तो इसमें कोई भी लैंड आ गई, एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, कोई भी प्रकार की लैंड आ गई इसमें, तो ये लॉ के अंदर होता है, एमआईडीसी के जो लॉ होते हैं उसके अंदर होता है। तो इसकी वजह से इन्होंने जो लैंड है वो एक्वायर हो गई, गवर्नमेंट से एक्वायर होगी, तो इसकी वजह से इनको पैसा मिला होगा, ये जो लैंड ओनर है उनको पैसा मिला होगा, तो ये जो पैसा मिला है इनको, ये आता है कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। तो ये ट्रांसफर हो गया, हाँ, इसको कैपिटल गेन अराइज होगा एसएससी को, हाँ, क्योंकि ये ट्रांसफर के डेफिनेशन में आता है कंपलसरी एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, ये ट्रांसफर के डेफिनेशन में आता है। जो एसएससी जिसका लैंड है वो, ये जो जिसका लैंड है, अब ये मेरा लैंड था तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन आएगा, मेरे ऊपर कैपिटल गेन आएगा। अब ये कैपिटल गेन कैसे आएगा ये अपन बाद में पढ़ेंगे, इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वहां पे अपन पढ़ेंगे कि कंपलसरी एक्विजिशन के केस में कैपिटल गेन कैसे निकालता है, कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, तो वो अपन सेक्शन में पढ़ेंगे। पर ये ट्रांसफर हो गया, हाँ, इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा, इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। तो देखो अपना सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट हो गया, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हो गया, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। अब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में मेरे पास अब मैं सीए बन जाऊंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट सीए बन जाऊंगा, हाउस में सीए बन जाऊंगा। अब सीए बनने के बाद मैं प्रैक्टिस चालू कर प्रैक्टिस कर रहा मैं। मैंने एक मस्त पैकी एक बिल्डिंग बना दी, मैंने एक बिल्डिंग बना दी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, बहुत बड़ी। तो ये बिल्डिंग बनाने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया,
कुछ नहीं पढ़ा है भाई प्रैक्टिस में, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में क्लाइंट पैसे देने के लिए रोते, 1,500-2,000 रुपए ले रहे इनकम टैक्स रिटर्न के, बहुत गरीबी चल रही, अपना कुछ भी नहीं चल रहा प्रैक्टिस में, नहीं हो रहा अपने से प्रैक्टिस, ना क्लाइंट गिन रहे मेरे को, ना मैं क्लाइंट को भाव दे रहा हूँ, कुछ भी प्रैक्टिस का ठीक से नहीं चल रहा, ना क्लाइंट को ये आ रहा, मैं ऑफिस में मस्त चाय के कप लेके बैठा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, मस्त एसी चल रहा है, फुल एसी चल रही मेरे ऑफिस में, और मेरा प्रैक्टिस से इंटरेस्ट उठ गया। अब मैं सोच रहा हूँ भाई पैसे तो कमाने, तो मैं चला गया बिल्डर के इसमें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो होते, मैं बन गया बिल्डर, छोड़ दो प्लॉटिंग का बिजनेस करते, अपन कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल देते, एक आधी क्या पढ़ा है प्रैक्टिस में, सीए बनने के बाद बिल्डर बन जाता है अपन बिल्डर। अब मैंने ये बिल्डिंग बनाई, मैंने प्रैक्टिस किया, एक 54-58 से मैंने ये बिल्डिंग बनाई और मैं बिल्डर हो गया। अब मैंने क्या सोचा कि ये बिल्डिंग जो है यही बेच देते अपन, पहली तो कमाई हो जाएंगी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब आएंगे तब देखे जाएंगे, यही प्रोजेक्ट हम बेच देते हैं तो ये हो गया अपना कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब ये कैपिटल असेट अपना स्टॉक हो गया, कैपिटल असेट अपना स्टॉक हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। अब ये कैपिटल असेट अपना स्टॉक इन ट्रेड हो गया, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन कैसे आएगा, ये इसका भी एक पर्टिकुलर सेक्शन, उसमें अपन पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन कैसे अरेंज होगा। पर तब तक के लिए एक बात समझ लो कि ये कैपिटल असेट अब स्टॉक इन ट्रेड हो गया, तो ये अब गारंटी से बिकने वाला है, ये अब गारंटी से 100% गारंटी से बिकने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड है। और कोई भी जो बिजनेस करता है वो क्या सोचेंगे, भाई अपने को बेचना है, कोई भी अपना स्टॉक इन ट्रेड रहा वो अपने को बस बेचना है, कैसे भी करके अपने को ये बिल्डिंग निकाल देने का है बेच के। तो ये कैपिटल एसेट मेरा स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, पर ये कैपिटल एसेट है ना भाई, ये स्टॉक इन ट्रेड होने के बाद मैं बेच रहा हूँ इसको, ये मैंने कैपिटल एसेट ट्रीट किया था, तो ये मैं बेच रहा हूँ अभी, भले ही वो स्टॉक इन ट्रेड बन के बेच रहा हूँ, पर ये कैपिटल एसेट मैंने कंसिडर किया था कभी, अभी मैं स्टॉक इन ट्रेड बोल के कंसिडर किया उसको और फिर बेच दिया, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा, इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा, इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। तो ट्रांसफर में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये भी ट्रांसफर हो सकता है, इसके ऊपर भी कैपिटल गेन आएगा, इसके ऊपर भी कैपिटल गेन आएगा। तो देखो अपना हो गया सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब अपने बात करते हैं मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या होता है कि अपन, अगर आपको पता नहीं होगा तो समझो बॉन्ड है, एग्जाम्पल लेते 2024 में मैं बॉन्ड परचेज कर रहा हूँ और ये 2034 में ये रिडीम होने वाला है, ये 2034 में रिडीम होने वाला है। तो ये अब भी जो बॉन्ड है ना, इसमें बस समझो 2000 इन्वेस्ट करने वाला हो, और जब रिडीम हुआ तब डायरेक्ट मेरे को 5000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई इधर इनकम नहीं होगा, मुझे इतने पीरियड में कोई भी प्रकार का मेरे को इनकम नहीं होगा, इतने पीरियड में ये कोई भी प्रकार का मेरे को इनकम नहीं होगा। जो पैसा है वो अब भी इन्वेस्ट करो, 2000 रुपये मेरे को जब रिडीम होगा ये बॉन्ड, जब खत्म हो जाएगा, इसका मैच्योर हो जाएगा इसका, तो मेरे को डायरेक्ट 5000 रुपये मिलेंगे, डायरेक्ट 5000 रुपये मिलेंगे। तो ये कैपिटल असेट है, हाँ, इसका मैच्योरिटी मेरे को कैपिटल गेन अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा। देखो क्या बोला है यहाँ पे, मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं मतलब जीरो कूपन, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट मैच्योरिटी के दिन अपने को पैसा मिल जाएगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड की जो मैच्योरिटी जो रिडम्पशन है उसके ऊपर भी कैपिटल गेन आएगा, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद possession of immovable property in consideration of the part of performance of contract referred in section 53A of transfer of property act। तो ये देखो, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर पढ़ा होगा, मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर देखा होगा, तब अपने एक एग्जाम्पल लिया था, वहाँ अब पर्सन अलग अलग थे। तो देखो अगर उदय भाई ने अपने मजनू भाई को एक घर दे दिया, उदय भाई ने मजनू भाई को एक घर दे दिया, उसका पेमेंट भी ले लिया, पैसा ले लिया। तो देखो एग्रीमेंट कब हुआ, ये इसका घर का 1/4/2024 को, पर जो पेमेंट है ना ये आ गया 30/4 को। अब ये पेमेंट तो हो गया, इसका एग्रीमेंट हो गया, और इसका पोजीशन 15/2 को इसका पोजीशन चला गया, 15/2 को इसका पोजीशन चला गया अपने मजनू भाई को, 15/2 को इसका पोजीशन चला गया मजनू भाई को, और इसकी रजिस्ट्री
जो रजिस्ट्रेशन इसका इसका अपना 30 जून को हो गया, इसका रजिस्ट्रेशन अपना 30 जून को हो गया। अब आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे पेमेंट आ गया, यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, अब पोजीशन भी चला गया, रजिस्ट्रेशन बाकी पर पोजीशन चला गया, हाँ पेमेंट मिल गया, हाँ। तो ये जो मजनू है ये अपना डीम ओनर बन जाता था, ये अपना डीम ओनर बन जाता था, ये अपना डीम ओनर बन जाता था। कब बन जाता था? जब उसको पोजीशन चला गया उस दिन वो डीम ओनर बन जाता था, उस दिन वो डीम ओनर बन जाता था। तो उस दिन वो डीम ओनर बन गया भाई, उस दिन वो डीम ओनर बन गया। तो इसको भी कैपिटल गेन उसी दिन अरेज करते हैं ना अपन, इसको भी कैपिटल गेन उसी दिन अरेज करते हैं। तो ट्रांसफर अपन कौन से डेट को मानेंगे? ट्रांसफर अपन कौन से डे को मानेंगे? 15/2, जिस दिन उसको पोजीशन ट्रांसफर हो गया, जिस दिन उसको पोजीशन ट्रांसफर हो गया, जिस दिन उसको पोजीशन ट्रांसफर हो गया, उसको हम उस दिन हम वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया, वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया, ये अपन कंसिडर कर लेंगे। और उदय भाई के लिए अपन इसके ऊपर कैपिटल गेन लगा देंगे, उदय भाई को इसके ऊपर कैपिटल गेन लगा देंगे। ये बोलता है ये सेंटेंस अपन, पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस मतलब पोजीशन चला गया, कंसिडरेशन मिल गया, ये पार्ट परफॉर्मेंस हो गया। तो यहाँ पे अपन डीम ओनर बना लेंगे किसको? उदय भाई को, सॉरी मजनू भाई को डीम ओनर बना लेंगे। और उसी दिन जिस दिन पोजीशन ट्रांसफर हो गया, उसी दिन अपन बोलेंगे कि ये ट्रांसफर हो गया, उसी दिन हम बोलेंगे कि ये ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया और कैपिटल गेन वहाँ पे अराइज हो जाएगा। समझा? उसके बाद अब बात करते हैं, अब फिर से आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, गोकुल धाम सोसाइटी। गोकुल धाम सोसाइटी का एक एग्जांपल लिया था हमने। तो वहां पे जो मेंबर्स होते, जो जेठालाल है, जो मेंबर्स होते, ये जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते, वो ओनर नहीं होते। जो घर होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सोसाइटी बन जाती है, उसमें जो फ्लैट्स होते हैं, उनमें जो रो हाउस होते हैं, वो जो रो हाउस है उसकी ओनरशिप सोसाइटी के पास होती है, उसकी ओनरशिप सोसाइटी के पास होती है। पर ये जो जेठालाल है ये मेंबर होता है सोसाइटी का, ये मेंबर होता है सोसाइटी का। जो भी पैसे देते उसके बदले वो राइट्स देते हैं वो घर यूज करने के, उसके बदले वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सोसाइटी जो है वो राइट्स देती है अपने जेठालाल को, वो घर यूज करने के लिए, वो घर यूज करने के लिए वो राइट्स देती है। अब ये जेठालाल ने क्या किया, वो जो राइट्स है वो बेच दिया, वो जो राइट है वो बेच दिया। किसको बेच दिया? बबीता को। जेठालाल ने वो राइट्स बेच दिए बबीता को। तो यहाँ पे जो जेठालाल का घर है, वो जेठालाल का घर है, ये भी ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि राइट जो होते हैं राइट ट्रांसफर करती। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन विच हैव इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन घर का हुआ है क्या? जो घर है, जेठालाल ने घर बेचा क्या? नहीं। जो राइट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के जो राइट्स होते हैं या फिर शेयर्स होते हैं, वो बबीता को ट्रांसफर किए, वो बबीता को ट्रांसफर किए। इसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा, यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा। अरे पर घर नहीं बेचा है, हाँ मेरे को पता है घर नहीं बेचा, यहाँ पे राइट्स बेचे। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कोई और करने लगा है, कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई एंजॉयमेंट अलग पर्सन करने लगा है, तो इसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे, इसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे, इसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे। तो ये हो गया अपना ट्रांसफर का डेफिनेशन, ये हो गया अपना ट्रांसफर का डेफिनेशन। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा था, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। चार्जिंग सेक्शन में आपने को ट्रांसफर करना है और कैपिटल असेट ट्रांसफर करना है। फिर अपन आए कैपिटल असेट के डेफिनेशन के ऊपर। तो कैपिटल असेट में क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस इज अ कैपिटल असेट। उसका हमने एक्सेप्शन देखा। तो स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और स्पेसिफिक बॉन्ड, इसको हम एग्रीकल्चर, इसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, इसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। फिर पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन देखा हमने, उसमें था ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्ट और एनी वर्क ऑफ आर्ट।
पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन है और इसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे, इसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। उसके बाद हम आए थे कि जो भी FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने जो भी सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी एज पर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी, इनको भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे। जो भी सिक्योरिटी है इनको हम कैपिटल एसेट मानेंगे और इनके ऊपर कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद में यूलिप जो होता है, स्पेसिफिक यूलिप जो होते हैं जिनका प्रीमियम अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर चला जाता है, इनको भी हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। इसके बाद कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम आगे थे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो अपना कैपिटल एसेट नहीं होता है, पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल एसेट हो सकता है। तो उसके लिए हम पॉपुलेशन चेक करेंगे, वो म्यूनिसिपल कंटोनमेंट एरिया का पॉपुलेशन चेक करेंगे और पॉपुलेशन के बेसिस से हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है या रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड रही तो अपना कैपिटल एसेट बन जाएगा, अपना कैपिटल एसेट बन जाएगा। उसके बाद आए हम ट्रांसफर की डेफिनेशन के ऊपर। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इंटरेस्ट, मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ 0.1 पोजीशन ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई और पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे भी अपना कैपिटल गेन अराइज होगा और उसके बाद में ट्रांजैक्शन इन विच हैव इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे, इसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे। समझ में आया तक? डीप में जा रहे हैं अपन, एकदम घुस के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ रहे हैं। बस अपने का लिखने का जो टाइम है वो आपने कम कर दिया है कि अपन पूरा लिख के ला लिया है मैंने। आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे मेरे। एक तो फिर अभी अपलोड कर दूंगा या फिर पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट होने के बाद ये पूरा अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। उसके बाद हमने ये तो पढ़ लिया कि अपन ट्रांसफर किसको मानेंगे। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन देखे रखे सेक्शन नंबर 47 में। यहाँ पे देखो ट्रांसफर का डिफिनेशन कहाँ पे दिया है, 2 क्लॉज 47 में, 2 क्लॉज 47 में। और जो ट्रांसफर नहीं है, जिसको हम ट्रांसफर कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो है ना, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसमें अपने को लगेगा ट्रांसफर है पर अपने को मानना है कि ट्रांसफर नहीं है। समझा? इसमें अपने को लगेगा कि ये ट्रांसफर है, इस ट्रांजैक्शन में अपने को लगेगा ये ट्रांसफर है पर अपने को नहीं मानना है। मतलब ट्रांजैक्शन है पर अपन नहीं बोलेंगे ये ट्रांजैक्शन है पर ये ट्रांसफर नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है पर ये ट्रांसफर नहीं है, ट्रांजैक्शन है पर ये ट्रांसफर नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है पर ये ट्रांसफर नहीं है। अपने को लगेगा ये ट्रांसफर है पर नहीं जाने, वो बुलाती पर जाने का नहीं, ट्रांसफर लगेगा अपने को पर जाने का नहीं वहां पे। तो ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में आपने को समझ में आएंगे कि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर अपन को लग सकते हैं पर ट्रांसफर नहीं है। अब उसमें से फर्स्ट अपना एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। तो देखो HUF का जो भी पार्टीशन होता है, समझो HUF ABC HUF है। तो अब यहाँ पे इनका पार्टीशन हो गया ABC और यहाँ पे कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गई। कैपिटल एसेट वो डेफिनेशन पढ़ी अपन ने। तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गई, यहाँ पे देखो ट्रांसफर तो हो गई, यहाँ पे ए को ट्रांसफर हो गई, बी को ट्रांसफर हो गई, सी को ट्रांसफर हो गई। यहाँ पे कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया है पर ये सेक्शन नंबर 47 में आता है। तो इसको हमको ट्रांसफर कंसिडर नहीं करना है, इसको ट्रांसफर कंसिडर नहीं करना है। ये ट्रांसफर है पर अपन बोलेंगे नहीं है, ये ट्रांसफर है पर अपन बोलेंगे नहीं है। ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर जैसा लगता है पर सेक्शन नंबर 47 क्या बोलता है कि ट्रांसफर नहीं कंसिडर करना है। तो इसके ऊपर ABC ने जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है इसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन आने की बात ही नहीं आती। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है अपना, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में कोई भी, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, ये मेरा बिल्डिंग है मेरा बहुत बड़ा और ये मेरे बच्चे को मैंने ट्रांसफर कर दी, सन डॉटर जो भी हो, इसको मैंने ट्रांसफर कर दी, इसको मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इसको गिफ्ट में ट्रांसफर कर दी या फिर विल में ट्रांसफर कर दी या फिर इनहेरिटेंस में ट्रांसफर कर दी। तो ये तो ट्रांसफर हो गई, ये ट्रांसफर है हाँ, पर ये ट्रांसफर मानना है नहीं। ये ट्रांसफर है हाँ, इसमें कैपिटल गेन अराइज होगा नहीं। ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है हाँ, पर ये ट्रांसफर मानना है नहीं। समझा?
तो ये गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में जो भी प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर की, इसको ट्रांसफर कंसिडर नहीं करना है अपने को, इसको ट्रांसफर कंसिडर नहीं करना है, ये ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानना है। तो देखो यहाँ पे मेरे ऊपर मैंने मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो ये ट्रांसफर अपने को कैपिटल गेन में नहीं आएगा, मेरे ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं है क्योंकि ये गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में चलेगा, तो ये इसके ऊपर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और एक्सेप्ट ईसॉप, तो ईसॉप में जो भी ईसॉप दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो ये अपन इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ईसॉप के लिए अपन पढ़ेंगे अलग से, तो अपने को ये छोड़ देना, ईसॉप को प्रोविजन छोड़ देना। तो कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में चलेगी, तो इसको हमको ट्रांसफर नहीं मानना है। अब एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी इंडियन कंपनी और बाय सब्सिडरी कंपनी टू 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी। क्या बोला मैंने? सब्सिडरी इंडियन कंपनी होना और होल्डिंग भी इंडियन कंपनी होना, 100% सब्सिडरी इंडियन कंपनी होना और 100% होल्डिंग इंडियन कंपनी होना। 100% होना चाहिए। जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है सब्सिडरी होल्डिंग को या फिर होल्डिंग ने सब्सिडरी को, तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का 100% शेयर होना चाहिए सब्सिडरी में। और जो देखो यहाँ पे दो केसेस आते थे, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी। तो देखो ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया और सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर किया। अब ये जो सब्सिडरी कंपनी है, ये जो है ये 100% होल्डिंग कंपनी होना चाहिए, इसके 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास होना चाहिए। और ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है देखो, होल्डिंग कंपनी ने इट्स 100% सब्सिडरी इंडियन कंपनी, 100% सब्सिडरी इंडियन कंपनी। तो देखो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी तो है, 100% सब्सिडरी भी 100% सब्सिडरी ही होना अपने को, और ये सब्सिडरी कंपनी अपने को इंडियन कंपनी होना, अपने को इंडियन कंपनी होना, अपने को इंडियन कंपनी होना। उसके बाद में सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दी, कोई भी कैपिटल एसेट सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। अब ये होल्डिंग ने इसके अंदर 100% होल्डिंग होना और ये जो होल्डिंग कंपनी है इंडियन होल्डिंग कंपनी होना, ये इंडियन कंपनी होना। तो ये जो ट्रांसफर है, ये जो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है होल्डिंग टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू होल्डिंग, ये जो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, ये जो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ये अपने को ट्रांसफर दिख रहा है, ये कैपिटल एसेट का ट्रांसफर है, पर इसको हमको ट्रांसफर नहीं मानना है, ये ट्रांजेक्शन का हमको ट्रांसफर नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे 100% सब्सिडी देखो, 100% होल्डिंग है, तो 100% रहने के बाद यार देखो 100% रहने के बाद तो मैंने होल्डिंग को दिया क्या और होल्डिंग ने मुझे क्या दिया क्या, तो सेम ही होएगा 100% क्योंकि शेयर। तो यहाँ पे सब्सिडरी भी इंडियन होना, होल्डिंग भी इंडियन होना, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना, पर इसको हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं करेंगे। कैपिटल एसेट का ट्रांसफर है तो इसको हम कैपिटल एसेट में नहीं लेंगे, कैपिटल एसेट में नहीं लेंगे। तो देखो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू इट्स 100% सब्सिडरी इंडियन कंपनी और बाय सब्सिडरी टू इट्स 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू इट्स अमलगमेटेड इंडियन कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। देखो कंपनी है, सॉरी अमलगमेटिंग कंपनी है ना, अब इनका हो गया अमलगमेशन, इनका हो गया अमलगमेशन, अमलगमेशन हो गया। और यहाँ पे एक बार सेंटेंस पढ़ते देखो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू इट्स अमलगमेटेड इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी। तो ये जो एस के लिमिटेड है, ये जो एस के लिमिटेड है, ये इंडियन कंपनी है। ये जो एस के लिमिटेड बन रही है, एस लिमिटेड से और के लिमिटेड से, ये इंडियन कंपनी होना। यहाँ पे जो भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जो भी ट्रांसफर होना है, इसको हम कैपिटल गेन में कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम कैपिटल गेन का ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसको हम कैपिटल गेन का ट्रांसफर नहीं मानेंगे। समझा है? देखो ये हो गया अपना पॉइंट। देखो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड इंडियन कंपनी, टू अमलगमेटेड इंडियन कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ये ट्रांसफर है और इसको हम कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट
by demerged company to the resultant Indian company in the scheme of demerger. अब देखो ये एस के कंपनी है ना, ये फिर से अलग हुई, यहाँ पे उल्टा केस है, अब यहाँ पे उल्टा केस है, अब ये एस के यहाँ पे इनका डीमर्ज हो गया, यहाँ पे इनका डीमर्ज होगा। अब ये जो रिजल्टेंट कंपनी है ये इंडियन कंपनी होगा, ये इंडियन कंपनी होगा। अब ये जो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये इंडियन कंपनी है, अगर ये इंडियन कंपनी है, डीमर्ज के केस में अगर ये इंडियन कंपनी है, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कोई भी प्रकार का डीमर्ज कंपनी में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ट्रांसफर है ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग इंडियन कंपनी। अब रिजल्टिंग का इंडियन कंपनी मतलब कौन सा, यहाँ पे एस लिमिटेड और के लिमिटेड, यहाँ पे रिजल्टेंट कंपनी, ये इंडियन कंपनी होना। अगर ये इंडियन कंपनी है तो ही ये कैपिटल गेन का प्रोविजन नहीं आएगा, इंडियन कंपनी है तो ही ये कैपिटल गेन का प्रोविजन नहीं आएगा, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर ये बाहर की कंपनी होती, फॉरेन कंपनी होती, तो यहाँ पे कैपिटल गेन का प्रोविजन आ सकता था, पर ये इंडियन कंपनी तो यहाँ पे अपन कैपिटल गेन का ट्रांसफर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। अब यहाँ पे देखो, मैं ये कंपनी में शेयर होल्ड करता था, अब ये कंपनी तो डिवाइड हो गई, तो यस लिमिटेड ने मेरे को शेयर दी थी और के लिमिटेड ने कुछ शेयर मेरे को दी थी। क्योंकि मैं एस के लिमिटेड में शेयर था, या फिर एस लिमिटेड दे सकती मेरे को शेयर, या फिर के लिमिटेड दे सकती मेरे को शेयर। तो ये जो शेयर इशू हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एस के लिमिटेड के शेयर्स ऑलरेडी थे, तो ये एस के लिमिटेड के शेयर्स के बदले में वो एस लिमिटेड और के लिमिटेड मेरे को शेयर दे रहे, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएंगे, ये ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। ये ट्रांसफर दिख रहा है पर ये ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, ये एक्सचेंज है पर ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर डीमर्ज कंपनी, द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द शेयर होल्डर इन द केस ऑफ स्कीम ऑफ अमलगेमेशन। सेम एग्जांपल आ सकता है, इसी फुल ड्रॉप हो जाएंगे। अब देखो, ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय एनआर टू एनआर। नॉन रेसिडेंट ने कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होल्ड करके रखी होंगी, और नॉन रेसिडेंट ने कोई भी नॉन रेसिडेंट को पैसे ट्रांसफर कर दी वो सिक्योरिटी, नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दी वो सिक्योरिटी। कोई भी नॉन रेसिडेंट ले लो, समझो कौन लेते, एक बॉबी देओल नहीं अपना, बॉबी बाहर का बॉबी, और एक बेबी। बॉबी और बेबी दोनों नॉन रेसिडेंट है, और इनके पास कोई भी, बॉबी के पास सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये बॉबी ने ये बेबी को ट्रांसफर कर दी है सिक्योरिटी। तो एनआर टू एनआर ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांसफर हो गया, पर इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है पर ये ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। देखो ये नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट हो गया, तो इसका जनरल देखा जाए कि इंडिया में इसका इफेक्ट नहीं हो सकता है, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर हो गया, तो ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो गवर्नमेंट अब बॉबी को पैसे देते होंगे, कुछ इंटरेस्ट के, कुछ जो भी डिसाइड हो गया होंगे इंटरेस्ट की वगैरह, डिविडेंड वगैरह, कोई भी सिक्योरिटी हो, या फिर अब बॉबी को दे रही थी, अब बेबी को देंगे, इधर कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद एनआर टू एनआर हो गया, उसका ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई बाय वे ऑफ रिडम्पशन। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होते उसका रिडम्पशन भी हो गया, तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन घुस के पढ़ रहे हैं, जो भी ऐसे नॉर्मल पॉइंट है जो बस समझने लायक है वो बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको, और आगे बढ़ेंगे आप। उसके बाद में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से बीइंग कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट और वाइस वर्सा। जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि गोल्ड रिसिप्ट मिल जाएगी, जो गोल्ड सर्टिफिकेट मिल जाता है, आ गया अपना वो एग्जांपल, ये देखो ये जो दिया था आपको कि गोल्ड रिसिप्ट गोल्ड ट्रांसफर माने जाएगा, तो ये जो ये सर्टिफिकेट मिल रहा है,
देखो, बीइंग कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, जो सर्टिफिकेट मिल रहा था मेरे को, तो वो ट्रांसफर नहीं मान जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं मिला। जो सर्टिफिकेट मिला मेरे को, वो सर्टिफिकेट मैंने ट्रांसफर कर दिया, वो सर्टिफिकेट मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो देखो, जो सर्टिफिकेट मिल रहा है मेरे को, वो भी मेरा कैपिटल जो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और अपने कैपिटल गेन के जो एक्सेप्शन है कि कोई भी प्रॉपर्टी होना, तो उसमें आ जाएगा अपना बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड जो है, तो एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो गोल्ड बॉन्ड जो सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जा रहा है, वो जो सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जाएगा, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, वो भी हम कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, वो भी हम कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। उसके बाद ये हो गया वाइस वर्सा, गोल्ड रिसिप्ट और वाइस वर्सा। उसके बाद में ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन द शेयर्स ऑफ डिवेंचर। तो कोई भी प्रकार का बॉन्ड डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट रहा, उनको कन्वर्ट कर रहे शेयर्स में या डिवेंचर्स में, शेयर्स में और डिवेंचर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, इनको कन्वर्ट कर दे रहे शेयर्स में या फिर डिवेंचर्स में, तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। हालांकि ये एक्सचेंज है, पर इनको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके अंदर ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, सेम आ जाएगा कंसेप्ट जो ऊपर कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिवेंचर से, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर है। तो यहाँ पे भी कोई प्रकार का ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, ये ट्रांजेक्शन को कोई भी प्रकार का ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर आपने कोई भी असेट ट्रांसफर किया, आपने कोई भी असेट ट्रांसफर किया, इसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, इसको हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। और ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है 70 ईयर्स का है, कोई भी इंडिविजुअल है 70 ईयर्स का है, इसके बाद एक घर पड़ा है, के पास एक घर पड़ा है। अब इसके बच्चा बच्ची पोता पोती जो है वो इंडिया के बाहर रहते हैं, तो इनको वो पैसे भेजते होंगे नहीं भेजते होंगे, इसको कुछ मतलब नहीं रहता होगा, फिर ऐसा कुछ होगा, इनका पर्सनल मैटर है, इसमें हम नहीं घुसते, अपने को रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पढ़ है। तो इंडिविजुअल है 70 ईयर का है, या फिर इसको बच्चे बच्चे है ही नहीं, ऐसा अपन कंसिडर कर लेते हैं। इसके पास एक घर पड़ा है, अब इसको तो पैसे होना, इसको तो पैसे होना है जीने मरने के लिए, खाने पीने के लिए इसको पैसे होना। अब ये जो क्या करता है, ये जो घर है ये बैंक को दे देता है, SBI बैंक को दे देता है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में ये घर ट्रांसफर कर देता है SBI को। अब SBI क्या करती है, SBI इसको मंथली रीपेमेंट कर देती है, मंथली पेमेंट कर देती है कि ताकि इसको अपना अब 70 ईयर का ये इसका अगर बिजनेस होगा तो इसको पेंशन वगैरह नहीं होगा, कुछ भी इनकम सोर्स नहीं होगा, तो ये खुद का ही घर, जो घर है उसका, वो ट्रांसफर कर देता है SBI को, ट्रांसफर कर देता है SBI को रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर। और SBI इसको मंथली पेमेंट देता है, मंथली क्वार्टरली जो भी स्कीम के हिसाब से इनको पेमेंट देता है, और ये पेमेंट के बेसिस पे वो अपना जीना चलने देता है, उसका जीना मरना चलता है। अब ये मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तो वैसे ही पड़ गई, ये इसके इनहेरिटेंस में जिसको चली जाएंगी, जो लीगल हेयर इसको मिल जाएंगी ये प्रॉपर्टी, जो वारसा चला रहे इसका, इसको मिल जाएंगी ये प्रॉपर्टी। अब ये जो मॉर्गेज किया है, ये मंथली इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं, इसको मंथली इंस्टॉलमेंट मिल रहे हैं, ये एक प्रकार का लोन बन जाता है इसके ऊपर, कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर एक प्रकार का लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं और लोन ले रहे हैं, पर ये जो लोन का इंस्टॉलमेंट है हम अपने को मंथली मिल रहा है। अब ये प्रॉपर्टी ने अगर इसका कोई भी बच्चा रहा, कोई भी बच्चा रहा इसका, और इसको ये प्रॉपर्टी होना, तो ये क्या कर देता है SBI को पेमेंट कर देता है, जो भी जितना भी इंस्टॉलमेंट हो गया इनका मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया वो लोन रिपे कर देता है, और ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर देता है। पर अगर ये कोई भी प्रॉपर्टी का लीगल हेयर नहीं रहा, तो ये प्रॉपर्टी SBI बेच देता है, ये प्रॉपर्टी SBI बेच देता है बाहर वालों को, और उसका जो भी पैसा है वो रिकवर कर लेता है। ये होता है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, ये होता है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। तो इसमें उल्टा होता है कि अपन पैसे लेते बैंक से, जनरली बैंक से पैसे लेते, लोन लेते, और उसके बाद घर लेते, और उसका रीपेमेंट चलता रहता। इसमें क्या होता है, अपन घर ऑलरेडी अपने पास, ये घर अपन बैंक को देते हैं और बैंक से अपने को उसके बदले मंथली इंस्टॉलमेंट आता है, उसके बदले मंथली इंस्टॉलमेंट आता है, इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज स्कीम है। तो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में ये जो घर ट्रांसफर हो रहा है बैंक वालों को, ये जो घर ट्रांसफर हो रहा है बैंक वालों को, इसको हम ट्रांसफर मानेंगे, पर ये ट्रांसफर कैपिटल गेन के लिए नहीं है, ये ट्रांसफर कैपिटल गेन के लिए आएगा, ये ट्रांसफर अपन ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे, ये ट्रांजेक्शन अपन ट्रांसफर नहीं मानेंगे, समझा। ये होता है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। अब ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड
कैपिटल असेट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। तो कोई भी स्पेसिफाइड कैपिटल असेट जो होते हैं वो गवर्नमेंट को अगर ट्रांसफर कर दिए, यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिए, तो इसमें क्या क्या स्पेसिफाइड असेट आते हैं, जो ड्राइंग्स, स्कल्पचर, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन जो होते हैं, जो भी जो हिस्टोरिकल समझो, हिस्टोरिकल, अगर हिस्टोरिकल कॉइन है मेरे पास, वो मेरे पास पड़ा है और मेरे को गवर्नमेंट को देना है, तो ये ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये स्पेसिफाइड कैपिटल असेट में आता है और ये गवर्नमेंट को अगर ट्रांसफर कर दिया तो ये हम उसको, उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे, उस ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। समझा आता? हम क्या क्या पढ़ के आए? एक तो हमने पूरा कैपिटल असेट का डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके बाद ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़ लिया। ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़ने के बाद ट्रांसफर नहीं मानना है, कुछ ट्रांजैक्शन को हमको ट्रांसफर नहीं मानना है, कुछ ट्रांजैक्शन को हमको ट्रांसफर नहीं मानना है, वो ट्रांजैक्शन हमने पढ़ ली, वो ट्रांजैक्शन हमने पढ़ ली है। अब बात करते कैपिटल असेट के बारे में, अब बात करते कैपिटल असेट के बारे में। अब देखो, कैपिटल असेट का डेफिनेशन तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि कौन से कैपिटल असेट में आ जाते, कौन से कैपिटल असेट में आ जाते। अब कैपिटल असेट जो होते हैं, हमने जब बेसिक पढ़ा था तब आपको दो बातें बताई थी मैंने कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अब वो बात यहाँ पे खुल जाएगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A होता है और एक 112 होता है, वो अपन फिर से पढ़ेंगे, उसके ऊपर फिर से आएंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में, वो भी अपन आराम से पढ़ लेंगे। पर देखो, लॉन्ग टर्म एक कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? जो भी कैपिटल असेट अपन ने हेल्ड करके रखी, जो भी कैपिटल असेट असिसी ने हेल्ड करके रखी, होल्ड करके रखी, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है उसका, पीएच, यहाँ पे देखो पीएच लिखा है मैंने, तो डिपेंड ऑन कैपिटल असेट जो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीएच के ऊपर। जो अपन साइंस में पीएच पढ़ते थे वो अलग पीएच है, यहाँ पे अपन पीएच मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो डिपेंड ऑन पीएच, पीएच के ऊपर अपन डिसाइड करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म रहा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म रहा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म रहा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। ऐसा कुछ ये नहीं कि गेन ही होना चाहिए, पर जनरली हर एक केस में गेन ही होता है, बहुत रेयर सिचुएशन हो सकती है कि वहाँ पे लॉस आ जाए। तो देखो कैपिटल एसेट, अब कैपिटल एसेट में बहुत सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी कि बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से अब लिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटीज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई। अब ये क्या होता है? देखो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई क्या होता है? देखो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई क्या होता है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो नॉर्मल फंड होते हैं, आपने अपन जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड लेते हैं उसी टाइप का होता है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड। पर ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं या यूटीआई के फंड होते हैं, इसमें जो अपन पैसे पे करते हैं उसमें मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड के अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब जो पोर्शन होता है, समझो 50-50% यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि म्यूचुअल फंड में डिवेंचर्स, डेब्ट्स वगैरह ले लिया और बाकी के 50% उन्होंने इक्विटी में डाल दी म्यूचुअल फंड वालों ने। पर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में क्या होता है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट उनका 80 to 90% अमाउंट जो होता है वो इक्विटी बेस होता है। मतलब जो भी म्यूचुअल फंड ने हमने इन्वेस्ट किया, जो भी म्यूचुअल फंड ने हमने इन्वेस्ट किया, वो म्यूचुअल फंड वो क्या करते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट करती है हर एक जगह पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 80 to 90% लगभग ये अमाउंट जो होता है वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है उनका। समझो मैंने 100 रुपए की यूनिट परचेस कर ली म्यूचुअल फंड के, 100 रुपए की यूनिट परचेस कर ली, तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर ये 50-50 कर सकते कि डेब्ट्स इक्विटी 50% ले लिया, फिर डिवेंचर डेब्ट्स जो है वो 50% ले लिए। पर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में क्या आता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ड्राफ्ट में मतलब नॉर्मल एग्जांपल है, यहाँ पे 80 to 90% जो है 80 to 90% यहाँ पे इक्विटी में चला जाता है और बाकी जो बचा है वो अदर इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी जो बचा है वो अदर इन्वेस्टमेंट होता है। ये होता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूटीआई में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जनरल देखा जाए तो ये इक्विटी होता है, मैक्सिमम इसका अमाउंट जो होता है इक्विटी में ही होता है, तो जनरली इसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है। और उसके बाद में जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है हमको, वो जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक। तो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटी मतलब सारे प्रकार के सिक्योरिटी जो भी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो भी रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी और शेयर्स लिस्टेड है, उसके बाद में यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई। तो इसमें और फिर जीरो कूपन बॉन्ड में अगर ये टाइप की कैपिटल असेट है, ये प्रकार के कैपिटल असेट है
अपन ने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और लिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज में कर दिया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में कर दिया, फिर जीरो कूपन बॉन्ड में कर दिया। ये तीनों प्रकार के एसेट हमने अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखे, 12 महीने से ज्यादा अगर ये होल्ड करके रखे तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट है, ये कुछ कैपिटल एसेट है, इनको हमने अगर 12 महीने से अगर ज्यादा होल्ड कर लिया, 12 महीने से अगर ज्यादा होल्ड कर लिया तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पर 12 महीने या 12 महीने तक हमने होल्ड कर लिया, 12 महीने या 12 महीने तक हमने होल्ड कर दिया तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जनरली फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म 12 महीने के लिए होते हैं, ये जनरली फाइनेंशियल एसेट होते हैं, जनरली फाइनेंशियल एसेट होते हैं। अब यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स लैंड और बिल्डिंग, ये अगर अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स लैंड और बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स लैंड और बिल्डिंग, अगर ये 24 मंथ से अगर ज्यादा इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 24 मंथ से ज्यादा इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और 24 मंथ से कम इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 24 मंथ तक इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और इसके ऊपर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। तो देखो, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड जो भी है, इसको अगर 12 महीने तक होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने से ज्यादा अगर होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 12 महीने से अगर ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग अगर 24 मंथ से अगर ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 24 मंथ से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। उसके बाद में अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, यहाँ पे देखो अनलिस्टेड शेयर्स है, यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स है। अब जो भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन शेयर, अनलिस्टेड शेयर्स तो वहां पे हो गया, अनलिस्टेड सिक्योरिटी, जो भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी है और जो भी अदर एसेट है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी और जो भी कैपिटल एसेट हमने ऊपर पढ़े जो भी इस कैटेगरी में आ गए तो यहाँ पे ले लेने का। पर अगर कोई भी बचा है अनलिस्टेड सिक्योरिटी, अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल एसेट, ये अगर 36 मंथ से अगर ज्यादा होल्ड करके रखे हमने, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पर इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से कम है, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 36 मंथ से कम है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। समझ में आया तो देखो, कैपिटल एसेट, अब हमने कैपिटल एसेट का पूरा पढ़ लिया। अब कैपिटल एसेट एक तो लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म हो सकता है। अब ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा? डिपेंड्स ऑन द पीएच मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीएच मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटी या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड, ये अगर 12 मंथ या उससे ज्यादा 12 मंथ से ज्यादा अगर होल्ड कर लिया तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे, 12 मंथ या उससे कम होल्ड करके रखूंगा तो शॉर्ट टर्म बोलेंगे। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स लैंड और बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग अगर जो है वो अगर 24 मंथ से अगर ज्यादा होल्ड करके रखा तो लॉन्ग टर्म मानेंगे, 24 मंथ से कम या फिर 24 मंथ अगर होल्ड करके रखा तो इसको हम शॉर्ट टर्म मानेंगे। उसके बाद में अनलिस्टेड सिक्योरिटी और अदर शेयर्स अदर देन शेयर्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स और अदर कैपिटल एसेट रहा तो वो 36 मंथ से अगर ज़्यादा होल्ड करके रखा होगा तो लॉन्ग टर्म मानेंगे, 36 मंथ से कम अगर होल्ड करके रखा होगा तो इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। यहाँ तक समझा? अब ये बात मेरे को आपको बतानी है कि अपन फिर से आगे देखेंगे। अब लैंड और बिल्डिंग, मेरे पास लैंड है, मेरे पास ये लैंड है, ये लैंड मेरे पास 2005 से पड़ी, लैंड मेरे पास 2005 से पड़ी और उसके ऊपर मैंने बिल्डिंग बना दी 2022 में। 2022 में मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, 2022 में मैंने इसके ऊपर बिल्डिंग बना दी तो 22, 23 और 23-24 तो ये 24 मंथ से कम हो गया। 24 मंथ से, अब एकदम एग्जैक्ट नहीं लिया तो 24 मंथ से कम कंसिडर कर 2023 कर देते, मतलब दिक्कत नहीं है। 2023 में हमने इसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, इसके ऊपर बिल्डिंग बना दी और बेच दी। अब ये पूरा हमने बेच दिया, लैंड और बिल्डिंग साथ में बेचा होगा भाई, लैंड अलग और बिल्डिंग अलग थोड़ी बेचेंगे यार, लैंड और बिल्डिंग पूरा साथ में बेचा होगा हमने। अब ये जो लैंड और बिल्डिंग है, अब लैंड तो हो गई अपनी लॉन्ग टर्म क्योंकि हमने ये लैंड है 2005 से खरीदी, और बिल्डिंग हो गई अपनी शॉर्ट टर्म, बिल्डिंग हो गई अपनी शॉर्ट टर्म। तो क्या हम ये लैंड को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे कंसिडर करेंगे?
तो इसको लैंड को हम अलग कंसिडर करेंगे, बिल्डिंग को हम अलग कंसिडर करेंगे। लैंड को हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंसिडर करेंगे और बिल्डिंग को यहाँ पे शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे। अब आप ये बोलेंगे दोनों मिलके तो पैसा सेम आया होगा ना, दोनों मिलके पैसा आया होगा ना, समझो ये 100 रुपये आ गया, दोनों मिलके लैंड और बिल्डिंग मिलके 100 रुपये आ गया हमको। अब ये डिवाइड कैसे करेंगे? तो ये जो होता है, ये फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है, बिल्डिंग की और लैंड की अलग अलग फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे ये अमाउंट अपन बाइफरकेट कर देते कि 100 में से कितना बिल्डिंग को जाएगा, कितना लैंड को जाएगा, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बाद में कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस बेसिस पे निकालेंगे। इसके हम बात करेंगे फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लगी तो। पर अगर मैं भूल गया मैनेजर्स, तो इतना याद रखो कि अगर लैंड और बिल्डिंग अलग अलग ईयर में बनी है, अपनी लैंड अलग ईयर में एक्वायर की है और बिल्डिंग अलग ईयर में बनी है, तो बिल्डिंग का अपन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद देखेंगे, और लैंड का जो है वो एक्वायर कब से किया, वो लैंड एक्वायर कब से किया तब से देखेंगे। तो हमें इसको दोनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे, दोनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। चलो ये हो गया अपना कैपिटल एसेट डिपेंडिंग ऑन द पीएच। या आज का लेक्चर यही अपन रोकते हैं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज। कैपिटल गेन चालू कर दिया, बहुत देखो लिखने का टाइम बच गया तो अपना जल्दी जल्दी हो रहा है, अपन एग्जांपल के साथ ले रहे। तो देखो हमने कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है वो देखा, और उसके बाद कैपिटल एसेट कैसे कैसे डिफाइड होते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसमें हमने आज डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे इससे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना।